नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने सीरियल किलर्स की श्रृंखला की एक और अपराध की घटना लेकर आया हूं। कल मैंने आपको जिस सीरियल किलर के बारे में बताया था, रविंदर कुमार, मेडिकल टर्म्स में जिस तरह का वो साइकोपैथ था, जिस तरह का सैडिस्ट था, उसको पीडोफिलिया नामक मर्द से, मानसिक बीमारी से ग्रस्त ऐसे लोग होते हैं जो बच्चों का यौन शोषण करते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो नेक्रोफिलिक भी था, यानी मारने के बाद दुष्कर्म करना। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसे नेक्रोफिलिया कहते हैं। ऐसा मैंने तमाम जो नेट पर उपलब्ध जानकारी है उसके आधार पर आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये सब उन बच्चों के 30 बच्चों के साथ जिनके साथ उसने बलात्कार और समलैंगिक दुष्कर्म किया था, वो सभी माइग्रेंट लेबर्स के बच्चे थे। अलग अलग प्रांतों से मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने के लिए दिल्ली आए हुए परिवारों के बच्चे थे। उम्र सबकी 4 से 7 साल की थी। आज का सीरियल किलर पड़ोसी मुल्क का है, पाकिस्तान का। गरीबी चाहे यहाँ की हो, चाहे वहाँ की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, इस जो पुराना भारत था, कंबाइंड इंडिया, ब्रिटिश रूल था, जहाँ पर लगभग सब जगह एस्टेब्लिशमेंट वैसे ही, चाहे पब्लिक का हो, गरीबी का हो, या फिर पुलिस का हो, व्यवहार वर्ताव सब एक जैसे हैं। वैसे तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, एनिमी कंट्री है, लेकिन फिर भी बच्चा या महिलाएं या बच्चियां कहीं की भी हों, किसी मुल्क की हों, दोस्त मुल्क की हों, दुश्मन मुल्क की हों, इधर की हों, यूरोप की हों, किसी के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मन जरूर खराब होता है। आज की घटना का ये सीरियल किलर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीरियल किलर है। बहुत से लोगों में जिनकी अंदर जिज्ञासा रहती है जानने की, उन्होंने इसके बारे में पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे। वाकया कुछ इस तरह से है कि 1999 दिसंबर में 2 पार्सल एक लाहौर के न्यूज़पेपर, बड़े न्यूज़ अखबार के जो चीफ एडिटर थे उनके नाम था खबार नईम हाशमी, और दूसरा लाहौर के पुलिस चीफ के नाम। एक पार्सल था, एक बंडल था। दोनों जगह ये पार्सल और बंडल खोले गए। लिखने वाले ने लिखा कि मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है, उनके साथ दुष्कर्म किया है, दुष्कर्म करने के बाद उनका कत्ल किया है। उसमें कत्ल किए गए बच्चों की फोटोग्राफ, उनका नाम, उम्र और पता, ये सब चीजें लिखी हुई थी। ये भी लिखा हुआ था कि रावी रोड पर मेरा मकान है। अपने बाप का नाम लिखा था जो वहां के बड़े व्यापारी थे, और ये लिखा कि अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे यहां, मेरे घर पर आकर आप देख सकते हैं। ये भी आगे लिखा था कि ये खत, ये चिट्ठी, ये सूचना मैं इसलिए दे रहा हूं कि अब मुझे अपने इस कर्म की, अपने इस काम की, अपने इस अपराध की ग्लानि मुझे हो रही है। मैं
रावी में कूदकर आत्महत्या करने वाला हूं। शहर था लाहौर। आप सोच सकते हैं कि जब अखबार के एडिटर के पास इतनी जानकारी और पुलिस के पास इतनी जानकारी, अखबार के एडिटर ने अपने सारे क्राइम रिपोर्टर्स को रावी रोड पर बने इस बंगले की तरफ भेज दिया। उधर पुलिस को जैसे ही पता लगा, सारी पुलिस की टीमें वहां पहुंच गई। उसने लिखा था कि मैं इनको मार के, इनके टुकड़े टुकड़े करके अपने घर के कैंपस में 2 टंकियों में भरे हुए एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो काफ़ी मेहनत करके एक एक बोतल मैंने अलग अलग जगह से खरीद के इकट्ठा करके उस टब को भरा था, मैं उसमें डाल दिया करता। और जब वो गल के सिर्फ हड्डियां बच जाती हैं, एक बैग में रखकर उन्हें रावी नदी में फेंकाता हूं। इस समय भी 3 बच्चों के टुकड़े या उनकी हड्डियां उन एसिड यानी उन जो तेजाब है, तेजाब की टंकियों में मौजूद है। पुलिस भागी, प्रेस रिपोर्टर सब भागे। कमरे में चिप्पियां चिपकी हुई थी, हर उस बच्चे के नाम की चिप्पियां जिसको उसने मारा था। 1-2 बोरियों में उन बच्चों के अलग अलग कपड़े, उसमें भी छोटे छोटे कागज की पर्चियां लगी हुई कि ये फलां का कपड़ा है। एक में उनके जूते या मोजे या चप्पल जो भी था, वो कमरे में खून बिखरा हुआ। जिस जंजीर से उनका गला घोंट कर मारना और जिस चापड़ से उनके शरीर के टुकड़े करना, ये भी वहां मौजूद था। पुलिस और प्रेस के लोगों के होश फाख्ता हो गए। अगली बात जो उसने लिखी थी कि मेरे जो तेजाब के टैंक्स, 2 बाहर बड़ी टंकियां मैंने तेजाब की बना रखी हैं, उसमें आपकी सुविधा के लिए कि आप मुझको गलत ना समझें, उसमें अभी भी कुछ बच्चों के टुकड़े तेजाब में गलने के लिए मैंने छोड़े हैं। उस तेजाब की टंकियों से वो छान के निकाला गया। सही था कि 3 बच्चों के अलग अलग अंगों के टुकड़े उस तेजाब की टंकी में पड़े मिले। पाकिस्तान में इससे पहले का सीरियल किलर सिंध प्रांत का था, लेकिन वो हथौड़ा मारने वाला, घरों में घुसकर सोते हुए लोगों पे हथौड़ा मार देना और उनकी हत्या कर देना, लेकिन वो भी टैली 50 के ऊपर की नहीं थी। हालांकि वो हत्यारा आज तक नहीं पकड़ा गया और यहां 100 हत्याएं करने वाला खुद ही पुलिस को सारे सबूतों के साथ और अखबार को सारे सबूतों के साथ ये बता रहा है कि मैंने 100 बच्चों की दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी। पुलिस को यह लगा कि इसने लिखा है कि वो रावी में छलांग लगाकर आत्महत्या करने जा रहा है। पुलिस ने पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी खोजबीन रावी नदी में शुरू की। लाहौर के बड़े बड़े मछुआरों के बड़े बड़े जाल लगाकर उसको छानने की कोशिश की गई, लेकिन वो शव नहीं मिला। हाहाकार मच गया। अखबार वालों ने अपने रिपोर्टर्स को उन शहरों में लगाया जहां के बच्चों की वो सूची दी गई थी और ये भी कहा था और डिटेल मेरी डायरी में मेरे घर के फला अलमारी में आपको मिल सकती है, जो अपनी जगह पर मिली। जब प्रेस वालों ने उन शहरों में लोगों से पूछताछ की तो ये पता लगा कि हाँ, इस नाम का उनका बच्चा लाहौर भाग कर गया था। कुछ घर से भाग कर गए थे, कुछ काम की तलाश में गए थे, कुछ अपने माँ बाप से नाराज होकर गए थे। बड़े बड़े पार्कों में रहना,
दिन में कहीं खाना मिल जाए तो खाना खा लेना, और काम की तलाश करना, मजदूरी करना। और इनमें से काफ़ी बच्चे भीख मांगने का भी काम करते थे। कुल 74 फैमिलीज आइडेंटिफाई की गई, जिन्होंने बताया कि बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। लाहौर के पुलिस प्रमुख के दफ्तर में वो कपड़े मेजों पे अलग अलग 100 कपड़े, 100 सेट कपड़े और जूते चप्पल लगाए गए। और जिन 75 लोगों ने, जिनका पता उसमें दिया हुआ था बाप के नाम का, उन्होंने अपने अपने बच्चों के कपड़े और जूते पहचाने। पुलिस की किरकिरी शुरू हुई कि वो खुद कह के गया और ये कहा कि मैं मरने जा रहा हूँ रावी में, लेकिन फिर भी पुलिस उसकी लाश को तलाश नहीं पा रही। बहुत ही सनसनीखेज घटना थी। और ये सारी हत्याएं लगभग 1 साल के भीतर की गई थी। 1998 और 1999 में, बल्कि 1 साल का समय तो आप ज़्यादा कह रहे हैं। ये सितंबर से और नवंबर के बीच में केवल 3 महीने में 100 बच्चों की हत्याएं की गई थी। बहरहाल 30 दिसंबर को 1999 को ये अपने आप उस अखबार के दफ्तर पहुंच गया। अखबार के दफ्तर में उसने बताया कि मैं ही हूं जावेद इकबाल, और मैंने ही वो चिट्ठी, वो सारी बातें आपको लिखी थी। एडिटर ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने आके चारों तरफ से घेरा और उसने उसको वहां से पकड़ कर ले गई। पुलिस परेशान थी कि आखिर 100 बच्चों के साथ इतना बड़ा, इतना क्रूर इनकी हत्या, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। लाहौर मेडिकल कॉलेज के साइकेट्रिक डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, डॉक्टर रजा, ये भी अपनी टीम के साथ उससे बहुत लंबी लंबी पूछताछ की कि शायद इससे कुछ क्लू मिल सके कि आखिर ऐसा उसने क्यों किया। बड़ी लंबी सस्टेन्ड इंट्रोगेशन के बाद एक तो उसने ये बताया कि वो बच्चों को कैसे ले आता था, कैसे मारता था और क्यों ऐसा वो करता था। उसने ये बताया कि वो सुबह शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाता था, पार्कों में बड़ी संख्या में। अच्छा, एज ग्रुप इसकी ध्यान रखिएगा, 6 साल से 12 साल तक। सिर्फ 2 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 15-16 साल के आसपास थी, लेकिन शक्ल सूरत से वो मासूम से बच्चे से लगते थे। घूमता था या भीख मांगता था, भीख मांगने वाले बच्चे। पार्कों में उसे जो पसंद आ गया, उससे पूछा किस लिए आए हो, उसने कहा साहब काम की तलाश में आए हैं, या घूमने आए हैं, या फिर यूं ही आराम कर रहे हैं, या फिर हम तफरी कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े पार्क थे वहां पर। उनको ये कह के कि चलो मैं तुम्हें काम दिलाऊंगा, ये अपने मकान में ले जाता था। उस मकान में कुल 4 फ्लैट थे, इसके सिवा 3 इसके दोस्त भी वहां रहते थे। वहां सबसे पहले उनसे एक डायरी में नाम, पता, कोई उनका वेल विशर है उसका पता, शर्ट का रंग, पैंट का रंग, जूता या चप्पल जो भी पहने, पूरा डिटेल उसकी लिखता था। उसके बाद उनके हाथ पैर बांधकर एक जंजीर से, एक चेन से उनको डराना शुरू करता था। उन शिकार पीड़ित बच्चों के कपड़े उतारकर उनके साथ कुकर्म करता था। उसके बाद उसके जो फ्लैट्स में और बच्चे सब कम उम्र के थे, उनको भी बुलाता था कि तुम भी आ जाओ। वो भी
उस छोटे मासूम बच्चों के साथ सोडोमी यानी समलैंगिक दुष्कर्म करते थे। इस बीच में वो चेन लेकर वहाँ खड़ा रहता था कि मार डालूंगा। दुष्कर्म के बाद गला कस के उसी चेन से उनको मार दिया करता था। उसके बाद बड़े चापड़ से उनके हाथ, पैर, सर और धड़ सब अलग करके और उसी एसिड की टैंक में डाल आता था। 3-4 दिन बाद जब उसका फ्लश हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तेज से उसके इम्पैक्ट से गल जाता था, तो उनमें से बड़े कांटे से हड्डियां सब निकालकर सुखाकर बोरी में बांधकर रावी नदी में फेंक दिया करता था। इस तरह का सिस्टमेटिक सीरियल किलर पाकिस्तान के इतिहास में कोई दूसरा अब तक नहीं हुआ है। दसियों अलग अलग टीमों ने पूछताछ करने के बाद ये इन्फर किया कि कोई 2 साल पहले किसी बच्चे से समलैंगिक दुष्कर्म के आरोप में इसे पुलिस ले गई थी। पुलिस ने इसे बुरी तरह मारा पीटा। इस कदर मारा पीटा कि उसका कहना है कि मैं पैरालाइज जैसा, मेरे एक हाथ और एक पैर पैरालिसिस जैसे हो गए। कई दिनों तक मुझे थाने में बिठा के यातना दी गई, लेकिन न तो मेरे ऊपर कोई चार्ज लगाया गया, न मुझे जेल भेजा गया। मेरी माँ आई, रोई, गिड़गिड़ाई, फिर उसको छोड़ दिया गया। उसी दिन उसने कसम खाई कि मैं 100 बच्चों की हत्या करूंगा। हालांकि बाद में कोर्ट में अपने इस कन्फेशन लेटर, अपने इन सब चीज़ों के बावजूद भी उसने ये कहा कि मैं सरकार का ध्यान इन गरीब बच्चों की तरफ आकृष्ट करना चाहता था कि ये लावारिस घूमते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है इनको काम दिलाना, इनको खाना दिलाना, इनका पेट भरना, इनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। सरकारों ने कुछ नहीं किया। तो मैंने इसलिए ये लिस्ट, ये फोटो, ये तस्वीरें, ये कपड़े, ताकि सरकार पर दबाव बना सकूं। लेकिन इसकी एक मूर्खतापूर्ण जिरह अदालतों में कोई उसको सुनने वाला नहीं था, क्योंकि इन 100 में से 74 बच्चों के माँ बाप, जिनके बच्चे गायब थे 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, जो आज तक नहीं मिले, और उनके कपड़े पुलिस हेडक्वार्टर में उन्हें दिखाए गए और उन्होंने पहचाना कि मेरे बच्चों के कपड़े हैं। बहरहाल अदालत में इसका ट्रायल शुरू हुआ 100 बच्चों की हत्या का। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, बच्चों की वो फोटोग्राफ और 60 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स, 105 गवाह ट्रायल के समय अदालत के सामने प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 73 फैमिली मेंबर्स थे, उनके जिनकी मिसिंग थी, और 3 वो डिकम्पोज्ड एसिड से जली हुई बॉडीज़ के पार्ट जो उसके तेजाब के टैंक में मिले थे। इसके अलावा पुलिस ने वो सारे कपड़े जो बोरियों में करीने से बांध कर रखे गए थे, उन बच्चों के जिनकी दुष्कर्म के बाद जावेद इकबाल ने हत्या की थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर कोर्ट में ये बात कही गई। फिर एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया। फैसला ऐसा कि सुनने वाले की भी रूह कांप जाए।
जज थे अल्लाह बख्श रांझा। उन्होंने इनके सभी साथियों की जावेद इकबाल को जो वर्ड उसमें दिया था कि सेंटेंस टू डेथ बाय पब्लिक स्ट्रैंगुलेशन। दूसरा जो सह आरोपी था साजिद अहमद, इसकी उम्र 17 वर्ष थी, उसको भी डेथ सेंटेंस यानी फांसी की सज़ा सुनाई गई। अगला था मोहम्मद नदीम 15 साल का, उसे 13 हत्याओं का दोषी पाया गया और कुल 182 वर्ष की सज़ा कैद की, कैद बामशक्कत की 182 साल की सज़ा सुनाई गई। अगला था मोहम्मद साबिर, उम्र 13 साल, इसको 63 साल की सज़ा सुनाई गई। अल्लाह बख्श रांझा ने अपने फैसले में कहा कि यू विल बी स्ट्रैंगुलेटेड टू डेथ इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रंस यू किल्ड। उन्होंने कहा कि लाहौर के बड़े पार्क में ऐसे सभी बच्चों के परिवार को बुलाकर जिनके बच्चों की इसने हत्या की है, उनके सामने उसी चेन से इसको स्ट्रेंगुलेट करके यानी उसको गर्दन से उस चेन को कस के इसको मृत्युदंड दिया जाए। उसके बाद इसके शरीर के 100 टुकड़े किए जाएं, वो भी उसी पार्क में उन्हीं पेरेंट्स के सामने। ये दिखाने के लिए कि इसका एक एक टुकड़ा उन 100 बच्चों के गुनाहों की गवाही उन पेरेंट्स के सामने देगा। जैसे ही अदालत में फैसला आया, कोहराम मच गया कि साहब मान लिया उसने इतने बच्चों की हत्या की है, आपने उसे मृत्युदंड की सजा दे दी। मृत्युदंड इसे एज पर रूल जेल के भीतर बनी फांसी की कोठरी में रखकर इसे फांसी दी जाती। उसी दिन जब तमाम नुक्ताचीनी इस अदालती आदेश को लेकर हुई, तो इंटीरियर मिनिस्टर यानी गृह मंत्री मोइनुद्दीन हैदर ने उन्होंने कहा कि इस तरह की सज़ा नहीं दी जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन के जो चार्टर है उसका एक भागीदार है, उसका एक सिग्नेटरी है, यानी उस चार्टर पर पाकिस्तान के भी दस्तखत हैं ह्यूमन राइट कमीशन के। लिहाजा इस तरह के पनिशमेंट जो ह्यूमन राइट्स के से अलग हैं, ह्यूमन राइट्स की मुखालफत करते हैं, ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध हैं, ऐसी सज़ा नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान के इसमें एक बहस छिड़ गई। ये हुआ कि जो ये सज़ा दी गई है इसका एग्जीक्यूशन कब होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने समय मांगा कि हम हाई कोर्ट में इस तरह की पब्लिकली किसी को स्ट्रेंगुलेट करके मारने की सज़ा का विरोध करते हैं, हम इसको हर हाल में इसकी अपील करेंगे और इस सज़ा को अगर सज़ा देनी है तो इसे जेल की काल कोठरी में इस तरह की सज़ा दी जाए। ये बात चल ही रही थी, तभी तारीख थी, मैं बताऊं आपको, 8 अक्टूबर 2001। लाहौर की लखपत कोट जेल में बंद फांसी की सज़ा पाए हुए दोनों जावेद इकबाल और साजिद अहमद, ये दोनों जिनको फांसी हो चुकी थी, ये दोनों रखे हुए थे, ये रखे गए थे या ये वहाँ पर कैद किए गए थे। अचानक सुबह 9 बजे
जेल के वार्डन ने ये देखा कि इन दोनों के शव इनके सेल में पड़े हुए हैं। एआईजी प्रिजन अब्दुल सत्तार अजीज ने यह बताया प्रेस वालों को बुलाकर कि इन्होंने रात में 10 बजे से 2 बजे के बीच में आत्महत्या कर ली। बिछाने के लिए दी गई चद्दर से अपने गले को बांधकर सीखचों से लटकाकर आत्महत्या कर ली इन लोगों ने। सीनियर जेल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स और मजिस्ट्रेट ये सब फौरन वहां पर पहुंचे। पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में दोनों के शरीर में खरोंच के निशान और कॉज ऑफ डेथ स्ट्रेंगुलेशन आया। जैसे ही ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, लखपत कोट जेल के वो सारे स्टाफ, 8 अधिकारी और कर्मचारी जो उस सेल की देखभाल का जिम्मा जिनके ऊपर था, इन सबको सस्पेंड कर दिया गया और कुछ को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तमाम उसमें एक जो गार्ड था अजीज, उसने कहा कि साहब मैंने लटके हुए देखा तो मैंने मारे डर के इनका फंदा, इनको उतार कर इनके गले का फंदा हटाकर और इन्हें लेटा दिया। दूसरे लियाकत अली उसके बाद अपने टर्न में आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी ये नहीं देखा कि वो वहाँ कैसे लेटे हुए हैं, जिंदा हैं कि मरे हुए हैं। बहरहाल इस तरह की बातें आई। जो अंदर की बात आई, बताया ये गया कि उन 100 बच्चों के में से, जिन बच्चों की इसने हत्या की थी, उनमें से किन्हीं 2 के परिवार के सदस्य या उनके रिश्तेदार लखपत कोट जेल में बंद थे। उन्हें ये बात बार बार परेशान करती थी, रोज़ रोज़ अखबारों में पढ़ के, कि वो यहाँ अपील की जाएगी, वहाँ अपील की जाएगी, पब्लिकली इसको फांसी या इसको पीसेज में काटने की जो ये सज़ा है ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट है, लिहाजा इसको तब्दील किया जाएगा। और उन्होंने जेल के अधिकारियों को ब्राइब करके उन दोनों की रात में हत्या कर दी कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस पर बाकायदे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एक कमीशन बिठाया गया और उस कमीशन ने जो अपनी जांच रिपोर्ट दी उसमें उसने ये बताया है कि हाथ, पैर और उसके जो नाखून थे वो नीले पड़े हुए थे। संभवतः उन्हें खाने में जहर दिया गया था। दे वेर ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ एंड नॉस्ट्रिल्स। वो मुंह से और नाक से उनके खून आ रहा था। उनमें से एक की जीभ कटी हुई थी। साजिद के गले के पास इंजरी का एक मार्क भी था और उस पर अनगिनत शरीर पर ऐसे निशान थे जो किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से पहुंचाए गए थे, यानी मारने से पहले उनको यातनाएं भी दी गई थी। ये बताया गया कि जिस हथियार से, जिस चीज से मारा गया था वो भी उसी बैरक के पास बरामद हुआ था। खासकर जावेद इकबाल पर बहुत पूरे शरीर पर चोटों के निशान पोस्टमार्टम में पाए गए थे। आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा, कितना गुस्सा रहा होगा लोगों के बीच में। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसने ये कहा कि चूंकि मैंने कसम खाई थी कि मैं 100 से न एक कम मारूंगा न एक ज्यादा मारूंगा, वरना मारने को मैं 500 बच्चों को मारता और पुलिस इसका पता भी न लगा पाती। मैंने सबको बहुत हिसाब किताब से मारा था।
उससे पूछा गया कि उसे किसी बात का कष्ट है। उसने कहा कतई कोई कष्ट नहीं है, मेरे साथ जो हुआ था मुझे वही करना था। मुझे सरकार को भी ये संदेश देना था कि इन बच्चों का कोई माई बाप नहीं है, ये लावारिस हैं, बहुत बड़ी संख्या में लाहौर की सड़कों पे घूमा करते हैं और इन्हें मारना बहुत आसान है। उसने एक अपने लेटर में एक खर्चा भी बताया था कि एक आदमी के, एक बच्चे के मारने में उसका कितना पैसा खर्च होता है। लगभग 250 रुपये उसने, जो 120 रुपये इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द एसिड, इट कॉस्ट मी 120 रुपीज $2.40। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इकबाल और साबिर ये दो तो उसमें मारे गए। एक इनमें से मोहम्मद साबिर, इसको इंट्रोगेशन के लिए पुलिस हेडक्वार्टर पे 4थी मंजिल के कमरे में ले जाया गया। ऐसा बताया गया कि बातचीत करते समय अचानक वो वहां से भागा और सामने की खिड़की से नीचे कूद गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। आप समझ सकते हैं ये पुलिस की कहानी है। जब उसने एक के बाद एक घटनाएं बताई होंगी तो पुलिस वालों पे क्या बीती होगी और क्या किसने किया होगा। इसमें जो कोर्ट में ट्रायल हुआ था ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स थे, जिनमें से फैजल नाजिब चौधरी भी थे और बहुत से बड़े बड़े पब्लिक वकील भी वही है जिनको छपास का रोग होता है। वो जावेद इकबाल की तरफ से अपीयर भी हुए, तरह तरह की उन्होंने बातें की, जिसकी वजह से इन लॉयर्स के खिलाफ बहुत गुस्सा भी हुआ था। तो ये जो इसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी वो बहुत लंबी हैं और उस पर एक रिसर्च पेपर A.K. कुकरी ने लिखा था, जो मुझे मिला है। करीब 80 पेज का ये रिसर्च पेपर है। लेकिन इन अदालती कार्रवाइयों की जो बारीकियां थीं, या इन अदालती कार्रवाई में बाद में उसने अपने आप को डिफेंड भी करना शुरू किया। उसने ये कहा कि ये जो बयान मेरा रिकॉर्ड करके कोर्ट को दिखाया जा रहा है, ये मैंने पुलिस के दबाव में दिया था। उसने ये बताया कि पुलिस फिर से जांच करे, इनमें बहुत से बच्चों को जिनको मैंने मरा हुआ बताया है, सिर्फ सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उनमें से बहुत अपने घरों तक वापस पहुंच गए हैं। इस तरह की तमाम बातें। लेकिन पुलिस ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये सारी बातें गलत साबित कर दी और उन सभी के पेरेंट्स को कोर्ट के सामने एज ए विटनेस हाजिर किया, जिनके बच्चे अलग अलग तारीखों में गायब हुए थे और जिनके बारे में उसने डायरी में हर बच्चे के बारे में ये लिखा था। इतने बजे आया, इतने बजे मैंने इसे खाना खिलाया, इतने बजे मैंने अपना कार्यक्रम शुरू किया। वो जो लैंग्वेज लिखी थी वो बताने लायक नहीं है। प्रत्येक 100 बच्चों में से प्रत्येक के साथ उसने समलैंगिक दुष्कर्म किया और किन्हीं के साथ तो 3 उसके जो और दोस्त थे उन्होंने भी ये दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद मारा गया, मारने के बाद इनके शरीर के टुकड़े किए गए। आपने नहीं सुना होगा इस तरह के क्रूर, इस तरह की जैसे ये कह सकते हैं कि इस तरह की हत्याएं एक आदमी ने 100 बच्चों की हत्याएं कर दी। गरीब बच्चों की, भीख मांगने वालों की, लावारिस बच्चों की, काम की तलाश में आए हुए बच्चों की। इस तरह का आदमी, इस जहनीत का आदमी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये पाकिस्तान के इतिहास का बहुत जिसको वो कहते हैं कि सबसे बड़ा सीरियल किलर था। इस पर एक फिल्म भी बनी, लेकिन बाद में इस पर जो फिल्म बनी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए सीरियल किलर, 2022 पाकिस्तानी फिल्म, ये 28 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली थी। इंटरनेट पर आपको इसका प्रोमो भी मिल जाएगा। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए सीरियल किलर।
आप देखिएगा। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने और सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सेंसर ने इसको बैन कर दिया। और थिएटर्स में, जिन जिन थिएटर्स में ये रिलीज़ होने वाली थी, यानी 28 जनवरी 2022 को, 27 जनवरी को पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने जिन जिन पिक्चर हॉल्स में इसकी रील्स पहुंच गई थी, जिन जिन पिक्चर हॉल में इसके पोस्टर लगे हुए थे, सब फाड़ के उतार दिए गए और ये फिल्म कभी भी नहीं आ पाई। अबू अलीहा वहाँ के जो फेमस डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और यासिर हुसैन, उसने जावेद इकबाल का किरदार किया था। मुझे नहीं पता कि ये चोरी छिपे नेट पर आने वाली फिल्मों में इसका नाम शुमार है कि नहीं है। बहरहाल ये पाकिस्तान के थिएटर्स में ही जब नहीं आ पाई तो दूसरे थिएटर्स में इसके आने का कोई मतलब नहीं रह गया। मैं चाहता तो और था कि ये जो इसकी जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, आपको हंसी भी आएगी, रोना भी आएगा, परेशानी भी होगी, लेकिन फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए सिर्फ इसको यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, आज की घटना। मैं कल ही ऐसे सीरियल किलर्स की मनोस्थिति के बारे में डिटेल में, विस्तार में बता चुका हूं। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स या जिन लोगों ने मनोवैज्ञानिक तरीके से इससे पूछताछ की थी, इनका कोई बहुत डिटेल्ड पेपर मुझे नहीं मिला। सिर्फ ये एक कुकरी का लिखा हुआ जो रिसर्च पेपर है, बेसिकली ये जुडिशियल प्रोसेस जिससे ये केस गुजरा था उसकी टीका टिप्पणी पर है और बहुत डिटेल्ड है, एक एक बात का इसमें जिक्र है। लेकिन उसकी साइकोलॉजी और उसके पीछे का जो उसका जो जांच पड़ताल हुई थी, उसका कोई बहुत डिटेल उपलब्ध नहीं है। लेकिन श्रेणी भी इसकी वही है जो मैंने आपको रविंद्र कुमार के बारे में बताई थी, पीडोफिलिक एंड नेक्रोफिलिक। कि बताया तो उसने ये कि उसके साथ जो घटनाएं हुई थी उसका रिवेंज लेने के लिए मैंने ऐसा किया था, लेकिन रिवेंज 100 कत्ल का नहीं होता, एक सामान्य आदमी का, पढ़े लिखे आदमी का। 6 भाई बहनों में ये चौथा भाई था, चौथे नंबर का। बाप बहुत बड़े जिसको वो कहते हैं बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने इसको, जावेद मलिक को, खरीद के 2 मकान दिए थे। एक मकान में इसने अपना अलग बिजनेस भी शुरू किया था। इनके पिता का नाम मोहम्मद अली मुगल था। ही इज़ ए वेल ऑफ ट्रेडर। इसने हाई स्कूल किया था इस्लामिया हाई स्कूल से। इसने 1978 में जब वो इंटरमीडिएट में था तो, और इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में पढ़ा करता था, इसके लिए 2 मकान इनके पिता ने खरीदे थे। एक शादबाग में, दोनों मकान शादबाग में थे। वहाँ पर उसने एक स्टील रिकास्टिंग का बिजनेस शुरू किया था, जिसमें बहुत ढेर सारे लेबर और इसके साथ के जो यंग सहयोगी थे, वो इन्हीं दोनों मकानों में वो इनको रखता था और इन्हीं में इन 100 बच्चों का कत्ल किया गया था। कत्ल का पीरियड मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ 98 और 99 के बीच में 3 महीने में 100 बच्चों का कत्ल हुआ था। मानसिक स्थिति लगभग वही जो बाकी सीरियल किलर्स की है। लेकिन एक बात बार बार, हालांकि बहुत ढेर सी झूठी बातें भी उसने कही हैं और ऐसा लगता नहीं कि जो ये बात कह रहा है वो सही है, कि उसके साथ जो घटना हुई थी उसका बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया था। यही शाश्वत सत्य है। किस वजह से किया था ये वही बता सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मानसिक रूप से बीमार ये लड़का, ये व्यक्ति, आप इसकी शक्ल देखिएगा, देखने में प्रोफेसर जैसा लगता है, बहुत ही कूल है टेम्परामेंट में।
इसके जानने वालों को जब ये पता लगा कि इसने 100 बच्चों का दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब जेल में इनके शव मिले, इनके परिवार को इत्तला की गई कि आप आके इसकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं, कफन दफन के लिए इसे यहाँ से ले जाएं। सारे परिवार ने इसकी लाश को लेने से मना कर दिया। बाप इनके जिंदा थे, भाई बहन सब जिंदा थे, लेकिन सब ने एक साथ ये कहा कि इसने जो किया है इसको ऊपर वाले ने सजा दी है। हम इसे डिसोन करते हैं, मरने के बाद भी डिसोन करते हैं। हम किसी भी कीमत में इसकी लाश को अपने यहाँ नहीं ले जाएंगे, ना ही अपने हाथों से इसे दफन करेंगे। ऐसे लोगों का लगभग यही हश्र होता है, लेकिन आदत से मजबूर ऐसे लोग जाने क्यों इतने मासूम की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। और 100 बच्चे उम्र 6 साल से 11-12 साल तक, 2 ही बच्चे इसमें 15-16 के थे। कितनी लंबी उम्र रही होगी इनकी, कितनी दुनिया इनको देखनी थी। इनके माँ बाप ने इनके बारे में कितने सपने देखे होंगे। इनमें से कितने गरीबी की मार झेल रहे थे, कितनों ने मजबूरी में घर छोड़कर अपने माँ बाप के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम करने की सोची थी, इतनी कम उम्र में। लेकिन उसको कलम करते समय, उनका सिर कलम करते समय इस राक्षस को, इस आतताई को दया नहीं आई, दिल नहीं पसीजा, आंसू नहीं निकले, घबराहट नहीं हुई, कपकपी नहीं हुई। एक के बाद एक गाजर मूली की तरह ये छोटे छोटे मासूम बच्चों को काटता रहा। काटने के बाद बाहर रखी हुई बड़ी टंकियों में एसिड में फेंक देना किसी की कल्पना से परे है ये तरीका हत्या करने का। बहरहाल मैं किस्सा गोई परिवार के लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि समाज में ऐसे मानसिक रोगियों की कोई कमी नहीं है। मैंने कल आपको अमेरिकन साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट पीडोफिलिक लोगों के बारे में बताई थी। इनसे दूर रहने की ज़रूरत है। इस तरह के लक्षण वालों को अपने से दूर रखने की ज़रूरत है। अगर बच्चों में इस तरह की कोई बात जो कल मैंने बताई थी वो परिलक्षित होती है तो ये समझ लीजिए वो किसी पीडोफिलिक व्यक्ति के संपर्क में किसी भी तरह आ गया है। उसकी काउंसलिंग कराएं, इलाज कराएं, जांच कराएं और इसका डर दूर करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।